देश की राजनीति में दो विपरीत ध्रुवों पर खड़े दिखने वाले दो बड़े नेता शनिवार को प्रदेश में थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भरतपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने आए थे, तो प्रदेश में अपनी पार्टी के लिए जमीन तलाश रहे असदुद्दीन ओवैसी जयपुर आए। अब सवाल ये उठ रहा है कि दोनों नेताओं का एक साथ प्रदेश में आना क्या सिर्फ संयोग था या किसी तरह का प्रयोग था। देश की राजनीति में दो विपरीत ध्रुवों पर खड़े दिखने वाले दो बड़े नेता आज प्रदेश में थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भरतपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने आए थे। वहीं प्रदेश में अपनी पार्टी के लिए जमीन तलाश रहे एआईएमआईएम पार्टी के सर्वेसर्वा असदुद्दीन ओवैसी जयपुर आए। अब सवाल उठ रहा है कि दोनों नेताओं का एक साथ प्रदेश में आना क्या सिर्फ संयोग था या किसी तरह का प्रयोग था। प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर दोनों नेताओं ने अपने अपने तरीके से हमले किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मौजूदा सरकार के समय हुई सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं को लेकर सरकार को घेरा और जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपियों के बरी होने का मुद्दा उठाते हुए ये संकेत दे दिए कि पार्टी आने वाले चुनाव में तुष्टीकरण को बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। वसुंधरा जी थोड़ी लिहाज रखने वाली नेत्री है हमारी। वसुंधरा जी, सिर्फ कानून और व्यवस्था के आंकड़ों में नेगेटिव विकास नहीं हुआ, परिवारवाद का विकास भी इस गहलोत सरकार ने किया है। गहलोत सरकार ने वंशवाद का विकास किया है, जातिवाद को भड़काने का काम किया है और इसके साथ साथ तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर राजस्थान के अंदर हिंसा का नंगा तांडव करने का इनको अधिकार दिया है। राजस्थान की जनता त्राही त्राही पुकार चुकी है। वहीं ओवैसी ने राजस्थान में मुसलमानों की स्थिति पर तैयार की गई एक रिपोर्ट जारी की और ये संदेश देने की कोशिश की कि मौजूदा कांग्रेस सरकार में प्रदेश में मुसलमानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उन्होंने ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देने की बात कही। हम राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी जाएंगे, अगर वो वक्त देते हैं मुझसे मिलने का तो मैं खुद पर्सनली हमारी टीम जाकर उनको देगी और उनको ये बताएंगे कि इसको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि राजस्थान में जो माइनॉरिटीज का जो बजट है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज का पहले 99 करोड़ था, इस साल उसको बढ़ाकर करीब 290 करोड़ किया गया है, जो बिल्कुल नाकाफी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे अगर वाकई में कोई इंसाफ करना चाह रहा है तो उसका बजट बढ़ाना चाहिए, उसमें और नए स्कीम्स लाने चाहिए और साथ ही साथ जो रिजर्वेशन का मसला है उसको गवर्नमेंट को एड्रेस करना पड़ेगा। गौरतलब है कि कांग्रेस अक्सर ये आरोप लगाती है कि ओवैसी भाजपा की बी टीम के रूप में काम करते हैं और वहीं सक्रिय होते हैं जहां भाजपा संकट में होती है। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान में मुस्लिम समुदाय किस तरह चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। राजस्थान में मुस्लिम आबादी करीब 9% है। मतदाताओं के तौर पर यह समुदाय 36 सीटों को प्रभावित करता है। 15 सीटें मुस्लिम मतदाताओं के पूर्ण वर्चस्व वाली हैं। 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है। दोनों नेताओं का प्रदेश में एक साथ आना और एक तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण और दूसरी तरफ मुसलमानों की खराब स्थिति के नाम पर मौजूदा सरकार को घेरना देखने में संयोग लग सकता है, लेकिन इसके निहितार्थ गहरे माने जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों नेताओं ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि मौजूदा कांग्रेस के राज में ना हिंदू खुश है और ना मुसलमान। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। अमित शाह आए आज भरतपुर संभाग में भरतपुर पहुंचे और यहाँ मतदाताओं को, यहाँ लोगों को, स्थानीय निवासियों को और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रदेश सरकार पर, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात की।
बम ब्लास्ट के गुनहगारों के रिहा होने का मुद्दा उठाया और साथ में पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा राजे शासनकाल की उन्होंने तारीफ की, लेकिन साथ साथ कह गए कि वर्तमान सरकार से लोग परेशान हैं। तो दूसरी ओर एक और अमित शाह ने मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कही, तो दूसरी ओर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी आज जयपुर पहुंचे और असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों की उपेक्षा होने की बात कहते नजर आए, बताते नजर आए कि मुस्लिमों की स्थिति राजस्थान में ठीक नहीं है। अब इन दोनों नेताओं का राजस्थान दौरे पर एक साथ आना, एक ही दिन आना और फिर मुस्लिमों की बात को उठाना, सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या ये सिर्फ एक संयोग था या फिर एक प्रयोग था, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को कांग्रेस बार बार कहती आई है कि असदुद्दीन ओवैसी तो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करते हैं और कांग्रेस को खतरा भी है। मुस्लिम वोट बैंक में अब सेंध लगने वाली है अगर असदुद्दीन ओवैसी यहां से चुनावी जंग लड़ते हैं, चुनावी जंग में अपने सुरमाओं को उतारते हैं, तो एक बड़ा वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। खतरा इस बात का ज्यादा है, अंदेशा इस बात का ज्यादा है। लेकिन दोनों बड़े नेता यहां पहुंचे और दोनों ने प्रदेश सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से सवाल पूछा और साथ में यह भी कह दिया कि मैं मुस्लिमों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करूंगा और उसे अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वक्त देते हैं, सूबे के मुखिया अगर वक्त देते हैं, तो हम उनसे मिलने जाएंगे और ये रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। यानी अब आने वाले चुनावों में एक बड़ा मुद्दा रहेगा मुस्लिम वोट बैंक, और मुस्लिम वोट बैंक कितनी सीटों पर किस तरह से चुनावी समीकरणों को बिगाड़ सकता है, बना सकता है, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हमने बताया। और यही कारण है कि अब ये तमाम पार्टियां इस वोट बैंक को लुभाने की जुगत में नजर आ रही हैं। मनीष गोधा जी हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए न्यूज रूम से। मनीष जी, आज दोनों नेता राजस्थान पहुंचे, सवाल सबसे पहले यही कि क्या ये सिर्फ एक संयोग था, एक ही दिन दोनों नेताओं का मरुधरा की सरजमी पर कदम रखना और फिर एक ही मुद्दे पर बात करना, उसी मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल पूछना। एक हालांकि फर्क इतना था कि एक तुष्टीकरण की बात करता है और एक मुस्लिमों की उपेक्षा की। देखिए सुमित, देखने में तो संयोग ही लगता है, मतलब आप प्राइमा फेसी तो यही कह सकते हैं कि संयोग है, क्योंकि दोनों पार्टियां अलग अलग ढंग से फंक्शन करती हैं, अलग अलग ढंग से काम करती हैं, तो निश्चित रूप से संयोग ही है। मतलब देखने पे तो अपन ऐसा ही कह सकते हैं, लेकिन जो उसका आउटकम है, मतलब जो मुद्दे उठाए गए दोनों नेताओं के द्वारा। अमित शाह जब भरतपुर आए थे तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को में जोश भरने के लिए आए और उन्होंने वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मुद्दे पर जिस पे जोर दिया वो मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा था। बीजेपी को ये मुद्दा बहुत ज़्यादा सूट करता है, बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स इस मुद्दे पर लगभग टिकी रही है और पिछले 1-1.5 साल में 2 साल में प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव की जो घटनाएं हुई हैं उसकी वजह से बीजेपी को मुद्दा मिला है, इसमें कोई शक नहीं। और हाल में जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपियों को हाई कोर्ट से बरी किया गया है, तो उस मामले में भी बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिला है सरकार को घेरने का। तो इस मुद्दे को लेकर के पार्टी आगे तक जाना चाहती है, चुनाव तक जाना चाहती है और ये बात अमित शाह ने जो कुछ भी वहाँ पे कहा उससे बहुत हद तक स्पष्ट हो गया। उन्होंने बहुत सारी घटनाओं का जिक्र किया, उन्होंने छबड़ा का जिक्र किया, उन्होंने जोधपुर का जिक्र किया, उन्होंने करौली का जिक्र किया, उन्होंने तुष्टीकरण के नाम पे मतलब जो आदेश पिछले दिनों निकाले गए उस रामनवमी के जुलूस की रोकने की बात की। मतलब बहुत सारे मुद्दे जो कि बीजेपी के जो एजेंडा है, बीजेपी का जो तुष्टीकरण का मुद्दा रहता है उसको पुष्ट करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको वैलिडेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही और बहुत लंबे समय तक अपनी बात कही इस पर। तो जो साफ तौर पर दिखाता है कि उन्होंने अपने वोट बैंक को, जो कि हिंदू वोट बैंक है, उसको लुभाने के लिए सारी बातें कही। अब इधर बात करते हैं ओवैसी की। जब ओवैसी जयपुर आए तो हालांकि पहले से तय था उनका आना और ये भी तय था कि वो मुस्लिम राजस्थान में जो मुसलमान हैं
उनकी स्थिति पर जो एक NGO से उन्होंने रिपोर्ट तैयार करवाई है, उस रिपोर्ट को लेकर के अपनी बात कहेंगे। और उन्होंने वही बात कही भी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में मुसलमानों की स्थिति क्या है, बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं, ड्रॉप आउट रेट्स किस तरह से ज़्यादा हैं मुसलमान बच्चों के, उनको पढ़ने के लिए प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, या कि और जो मुसलमानों की जो पर कैपिटा इनकम है, या बाकी और जिस तरह के भी जो मुद्दे मुसलमानों की स्थिति को लेकर के प्रदेश में हैं, उनकी सारी बातें उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। और उनका उद्देश्य यही था कि, और उन्होंने बाद में कहा भी कि हम इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये रिपोर्ट जो है हम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तक भी दे के आएंगे, ताकि वो भी देखें, क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री रही हैं। ओवरऑल जो दोनों नेताओं ने जो कुछ कहा, उसको यदि हम एक गहरे नज़रिए से देखें तो शायद कहीं ना कहीं की कोशिश दिखी दोनों तरफ से, कि जहां अमित शाह ने ये बताने की कोशिश की कि राजस्थान में मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से हिंदू खुश नहीं है, आवाज सुन पा रहे हैं? वहीं ओवैसी जी ने ये शायद कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की कि राजस्थान में मुसलमान भी खुश नहीं है। राजस्थान में मुसलमानों की जो स्थिति है, राजस्थान में जो मुसलमान की रिपोर्ट आई है वो बहुत अच्छी नहीं है, और वो जो है वो बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है। आप आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ मनीष जी, लेकिन ये समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक चाणक्य के नाम से जनता जानती है जिन्हें, एक चाणक्य हैं बीजेपी के, तो दूसरे बैरिस्टर हैं। और विश्वास किस पर करे जनता? प्रदेश की जनता तो पशोपेश में हो गई आज दोनों के भाषण सुनकर। मुस्लिम तुष्टीकरण किया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय उपेक्षित है, ये थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए, दोनों ने अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। मतलब ये जो है, ये आप ही मान के चलिए कि दोनों कोई आंकड़ा तो होगा ना जिस आधार पर ये बात कही गई। देखिए, आंकड़े जो अमित शाह ने जो बात कही वो घटनाओं के आधार पे कही, और ओवैसी ने जो बात कही वो एक रिपोर्ट के आधार पे कही, जो उन्होंने किसी NGO से तैयार करवाई है, और उस रिपोर्ट को यहाँ पर उन्होंने पब्लिक भी किया है। अब दोनों के पास अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी बात कहने का जरिया है। जनता का जहाँ तक सवाल है, जनता में देखिए दोनों ने ही अपने अपने वोट बैंक को, जैसा मैंने कहा, कि साधने की कोशिश की। उन्होंने, ओवैसी ने मुसलमान जो उनका वोट बैंक है उसको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की, सारी बातें कह के, और अमित शाह ने जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कह के हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश की। अच्छा, दोनों के ही भाषणों में मनीष जी, वो अटैक अल्टीमेटली दोनों के ही भाषणों में देखिए, अमूमन हम लोग देखते हैं कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो जितने प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं, जनता के बीच जाते हैं, विकास की बातें होती हैं। इन दोनों के भाषणों में कहीं कुछ नज़र आया कि किस तरह से विकास का रोड मैप तैयार करेंगे? देखिए, जहाँ तक विकास के रोड मैप की बात है, चुनाव के समय सब तरह की बातें होती हैं। अमित शाह के भाषण में विकास को लेकर भी बातें थी, केंद्र सरकार का जो अब तक का काम रहा है उसको लेकर के भी बात थी। उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश भी की कि हम जो है केंद्र सरकार का जो काम है उसके आधार पर चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने साथ ही साथ राजस्थान में जो स्थिति रही कांग्रेस राज के समय, उसकी आलोचना भी की। उन्होंने बताया कि कई तरह के काम अटके पड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने विकास के नाम पे जो बात कही जा सकती है वो कही। वहीं जो ओवैसी थे, उन्होंने भी जो है अलग अलग तरह से, मतलब वो मुसलमानों पर केंद्रित था उनका, तो मुसलमानों के विकास के लिए यहाँ पर जो कुछ नहीं हो पाया है या देश में जो कुछ नहीं हो पाया अब तक, उस पर उन्होंने घेरने की कोशिश की। तो विकास के नाम पे बात अल्टीमेटली जो हो रही थी वो अपने अपने जो वोट बैंक हैं उनमें विकास को लेकर के क्या हुआ है या उसको लेकर के सारी बातें हो रही थी। विकास का ऐसे कोई सीधे सीधा एजेंडा या कोई ऐसी चीज़, देखिए विकास की जो बात हम आमतौर पर चुनाव के समय पे देखते हैं वो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल होती हैं और वो एक कहने के लिए कही जाती हैं अल्टीमेटली। पर अल्टीमेटली जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जब इस तरह के नेता हम हमारे बीच में आते हैं जो कि किसी विचारधारा से जुड़े हुए होते हैं या कि कहीं एक आइडेंटिटी एक आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो फिर अपने मुद्दों को लेकर के ही सामने आना इन समीकरणों में कितना बदलाव ला सकता है? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है बार बार ये बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं ओवैसी। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा ये बात कही है, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस ओवैसी जो है बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करते हैं।
कितना सही है कितना गलत है ये अलग अलग वोटों के आंकड़े और परिणाम और अलग अलग राज्यों की स्थिति उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। लेकिन हम उसमें कुछ अपनी तरफ से कह भी नहीं सकते क्योंकि दोनों का वोट बैंक अलग है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी जहाँ दूसरे वोट बैंक के साथ चलती है, ओवैसी दूसरे वोट बैंक के साथ चलते हैं, तो हम उसको बहुत मतलब इसका कोई डॉक्यूमेंटेड एक प्रूफ हो या कि हम डॉक्यूमेंटेड इसको जस्टिफाई या वैलिडेट कर सके, ऐसा नहीं है। पर चूँकि कांग्रेस का आरोप है, अल्टीमेटली क्या होता है कि जब ओवैसी कहीं भी आते हैं तो जो नुकसान करते हैं, जो वोट बैंक का नुकसान होता है, जो वोटों का नुकसान होता है, वो अल्टीमेटली कांग्रेस का होता है। क्योंकि कांग्रेस के पास ही अब तक, राजस्थान की बात करें चाहे पूरे देश की बात करें, मुस्लिम वोट बैंक अब तक राजस्थान में या दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में अब तक कांग्रेस के हाथ में रहा है। तो अल्टीमेटली जो नुकसान होता है वो कांग्रेस का होता है। तो कांग्रेस का ये आरोप लगाना अपने वोट बैंक में जो उसकी सेंध लगती है उस दृष्टि से बहुत हद तक सही है। पर इसका कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ या ऐसी कोई बात वो अब तक ना कांग्रेस दे पाई है ना अब तक बहुत ज़्यादा साबित हो पाया है। अब देखना ये होगा कि आगे वाले चुनाव जो होते हैं उनमें किस तरह से ये चीज़ें वैलिडेट हो पाती हैं या कि जस्टिफाई ओवैसी का फोकस तो देखिए उसी इलाकों पर ज़्यादा रहा है जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। पिछली बार भी जब ओवैसी आए थे तो हमने देखा था कि वो सचिन पायलट के क्षेत्र में गए। क्या एक खतरा कांग्रेस को नजर आता है ओवैसी के चेहरे पर? देखिए खतरा, जैसे मैंने अभी कहा कि अल्टीमेटली जो वोट बैंक प्रभावित होता है ना, देखिए अब तक हम जो देखते आए हैं देश के अंदर कि मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी की तरफ नहीं जाता है। उसके ऑब्वियस रीजंस हैं बहुत हद तक, तो वो उस तरफ नहीं जाता है। वो वोट बैंक अल्टीमेटली जाता है कांग्रेस के पास में। अब यदि यहाँ पर मान लीजिए सीधा साधा मुकाबला है, आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस है, जहाँ पर मान लीजिए उत्तर प्रदेश का मामला हो या कि बिहार का मामला हो, जहाँ बहुकोणीय मुकाबले होते हैं, वहाँ तो आप इस चीज़ को नहीं देख सकते। लेकिन जहाँ पे सीधे सीधे मुकाबला है, जहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं, वहाँ पे निश्चित रूप से कांग्रेस को लेकिन डर लगना जरूरी है। ऐसे परिदृश्य में मनीष जी, ऐसी जब तस्वीरें देखने को मिलती है तो उसमें सबसे ज़्यादा चुनौती वर्तमान सरकार पर ही होती है। अब कांग्रेस प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन खिलाफ में उनकी खिलाफत अब चुनाव में करेगी बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अब असदुद्दीन ओवैसी भी आ रहे हैं, उधर हनुमान बेनीवाल भी तैयार हैं। तो इन तमाम चुनौतियों से किस तरह की रणनीति बनानी पड़ेगी? क्योंकि जो सड़कों पर हम लोग देख रहे हैं कांग्रेस का हाल जो छितराया हुआ सा नज़र आ रहा है, उसका भी असर पड़ेगा। देखिए कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से जो सत्ताधारी दल है, चुनौती तो सबसे बड़ी उसी के लिए है। उसको वापस सरकार में लौटना है तो चुनौती तो उसी के लिए है सबसे बड़ी। और जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं कि एक बहुकोणीय स्थिति बनती दिख रही है प्रदेश के अंदर, ऐसे में यदि ओवैसी, जैसा आप जो पहले कह रहे थे कि ओवैसी के आने से डर, और बाकी जो पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी कह लीजिए या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कह लीजिए या बसपा कह लीजिए, वो इतना नुकसान मतलब कांग्रेस को नहीं पहुंचाती है। अच्छा, अगर संक्षिप्त में बताइएगा मनीष जी, इस वोट बैंक पर असर कितना पड़ेगा? क्योंकि वोट बैंक तो कांग्रेस का पुराना वोट बैंक माना जाता है, अब इसमें सेंध लगाने की कोशिश ओवैसी कर रहे हैं। देखिए फर्क तो पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। होता क्या है कि ओवैसी सीधे सीधे तौर पर मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जब आपकी कम्युनिटी को ये लगता है कि हमारा ही कोई आदमी आकर के हमारे हितों की बात और इतने पुरजोर ढंग से, इतने एग्रेसिव तरीके से सारी चीज़ें कहता है, तो अल्टीमेटली वो असर तो डालता है। जब मुस्लिम कोई भी व्यक्ति, मुस्लिम वोट बैंक का कोई भी व्यक्ति, कोई भी मतदाता जब वोट डालने जाएगा तो निश्चित रूप से उसके दिमाग में आएगा कि हाँ ओवैसी ने क्या कहा है, कांग्रेस ने क्या किया है या कांग्रेस ने क्या कहा है। उन सारी चीज़ों का असर तो पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये भविष्य बताएगा, हम नहीं कह सकते अभी वो कितना असर डाल पाएंगे। पर ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि यदि वो यहाँ आए हैं तो किसी उद्देश्य से आए हैं, अपनी ज़मीन तलाशने आए हैं, देश में अपनी पहुँच बढ़ाने आए हैं, तो निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ सीटों पर जहाँ पर भी वो असर डाल सकते हैं, उन जगहों पर वो जाकर के अपना काम करने की कोशिश करेंगे। अब उसमें फ़ायदा या नुकसान किसको होगा ये तो खैर मतदाता तय करेगा अपने अपने तरीके से। हो सकता है कि कोई असर ना डले, क्योंकि हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कांग्रेस का साथ जो वोट बैंक रहा है, हमेशा से रहा है, कांग्रेस का काम उन्होंने देखा है, कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पर जो काम किए वो भी उन्होंने देखे हैं, तो हो सकता है कि नहीं हो, कोई असर नहीं पड़े। लेकिन
सारी सीटों पर एक जैसा स्थिति बनेगी ऐसा भी नहीं है। तो ये अल्टीमेटली मतदाता पर डिपेंड करेगा कि वो जब वोट डालने जा रहा है, जब वोट मशीन दबा रहा है, मशीन में जब बटन दबा रहा है, तो वो किस मनस्थिति के साथ या किस सोच के साथ वो अपना वोट डालता है। वोटर के बारे में हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम एक लहर का अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन क्या वोटर करेगा ये अल्टीमेटली को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ओवैसी जयपुर आए, पार्टी के लिए ज़मीन तलाशते नजर आए, अमित शाह भरतपुर पहुंचे और उन्होंने भी जमकर सरकार पर, प्रदेश सरकार पर निशाना साधा।